अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, जो भी कोई फॉर एग्जांपल कोई यूनिट होती है, जैसे कोई फोर्स हो गया, कोई क्वांटिटी हो गई, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, कोई भी, तो जब उसकी हम यूनिट्स होती हैं, अगर वो इन हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमने एक्सेप्ट किए हैं, स्टैंडर्ड बेस यूनिट बोलते हैं हम इनको, और उसमें वो एक्सप्रेस हो सकती है वो क्वांटिटी, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास, मीटर, सेकेंड, ये सब बेस क्वांटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने एक्सेप्ट किया है, तो वो हमें फिर एक्सेप्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस हमने एसआई सिस्टम अडॉप्ट किया है। एसआई सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, बेस एक होता है मास, मास में हम केजी में लेते हैं। ठीक है, लेंथ में हम मीटर में लेते हैं, टाइम में हम सेकंड में लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल। ठीक है, मोल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मास को हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने कोई एक सिलेंडर ले रखा है, उस सिलेंडर का जो मास होता है 1 kg, हम उसे एक्चुअल 1 kg मास बोलते हैं। कभी भी कोई डाउट होगा तो उस स्टैंड से जाके हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेंथ में हमने स्पीड ऑफ लाइट की कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करी है। ठीक है, टाइम में हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ठीक है, टेम्परेचर में हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यूज़ किया है। करंट में हमने जो 2 वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो प्रॉपर्टी यूज़ किया है। ये आप 12th क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसमें हमने ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक यूज़ की है, या आप हीट में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी। मोल में हमने कार्बन 12 की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये आप केमिस्ट्री में जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, और जब फिजिक्स में भी हीट और गैसीय स्टेट पढ़ेंगे आप, तो भी आप वहाँ पर आप मोल पढ़ोगे। ठीक है, तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली हमने 7 बेस यूनिट डिफाइन किए हैं। 2 और यूनिट डिफाइन की गई हैं अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल को हमने डिफाइन किया रेडियंस, और सॉलिड एंगल को हमने डिफाइन किया स्टेरेडियन से। ठीक है, ये है हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर एक होता है सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, पहले सीजीएस भी चलता था। एक होता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, पहले एमकेएस भी चलता था। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड एग्जाम में 2 ही तरह के मेन क्वेश्चन आएंगे। पहला, ये जो प्रॉपर्टी है किस पर बेस्ड है, ये कॉमन है, मैच द फॉलोइंग कर देगा। ठीक है, फिर अब आते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम पर, चेंज ऑफ बेस यूनिट। अब जैसे हमने यहाँ पर बेस यूनिट हमने मास, लेंथ और टाइम ले रखा है। अब हम बेस में मास, लेंथ और टाइम नहीं ले रहे, लेट अस हमने कोई और यूनिट डिफाइन कर ली है हमने अपने हिसाब से, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम। लेट अस सपोज बीकानेर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या लेट अस सपोज राजस्थान सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने कहा था मास, लेंथ, टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे हम, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब आपको हर चीज़ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के अकॉर्डिंग लिखनी है, जहाँ पे मास, लेंथ और टाइम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इस केस में डायमेंशंस निकालते थे, ऐसे इस केस में डायमेंशंस निकालोगे। इस पर प्रॉब्लम्स है, बुक्स में है, आप सॉल्व करके देखना, वो इजीली हो जाएगा। चेंज ऑफ बेस यूनिट्स, इस पर भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, फिर तीसरी जो होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम एसआई टू एमकेएस। जैसे सीजीएस में कितना होगा, एसआई यूनिट में कितना होगा। जैसे स्पीड है, हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कोई कार है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उसके बारे में पूछेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो वो कन्वर्जन से ऑफ बेस यूनिट से होगा, जिसमें एसआई टू हम एमकेएस में चले जाएंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में। तो वो आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपको मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। 90 × 5/18 25 मीटर पर सेकंड, तो वो कार 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ऐसे ही 1 जूल को हम जब सीजीएस में डिफाइन करेंगे, सीजीएस में जूल को हम अर्ग कहते हैं, एनर्जी को अर्ग कहते हैं, तो 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग। ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में सीधा पूछते हैं 1 जूल = हाउ मेनी अर्ग्स इन सीजीएस, 1 जूल = 10⁻⁷। ऐसे न्यूटन को सीजीएस में डाइन कहते हैं, DYNE, डाइन। तो 1 न्यूटन = 10⁴ डाइन। ठीक है, 1 पास्कल को जब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 पास्कल = 10 यूनिट इन सीजीएस। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारे में काफ़ी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मिसिंग कांस्टेंट डायमेंशंस, अब जैसे कोई इक्वेशन दे देगा, उसमें दे देगा v =
फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है, और वो पूछेगा ए और बी के डायमेंशंस बताओ। अब हम कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। हम उनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम 2 kg आम और 1 मीटर कपड़े को ऐड करके कोई फाइनल आउटपुट नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि मीटर और लेंथ कंबाइंड हो ही नहीं सकता। ओके, तो कंबाइंड दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होंगी, जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है, इसका मतलब a के डायमेंशंस जो होंगे वो bt के डायमेंशंस के बराबर होंगे, और ये सब एक ही है। v इज इक्वल टू, तो v के जो डायमेंशंस होंगे वही a के डायमेंशंस होंगे, और v के जो डायमेंशंस होंगे वही bt के डायमेंशंस होंगे। तो a के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, वही जो वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, और bt के डायमेंशंस क्या होंगे, वही जो मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी के। तो b इंटू सेकेंड इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड, तो b के डायमेंशन क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से हमें एक्सीलरेशन, ये तो हमें पता ही है, सिंपल सी इक्वेशन हमने करी। तो इस तरह से वो कई बार बहुत सारी लंबी प्रॉब्लम्स ही दे देंगे, लेकिन आप बस आपको ये डिफाइन ये याद रखना है कि दो क्वांटिटीज ऐड तब होंगी जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं, दो क्वांटिटीज अट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होती हैं। ओके, और जो इक्वल टू में दूसरी साइड होगा वो उसके भी डायमेंशन सेम ही होंगे, तभी तो फाइनल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर एक होता है इक्वेशन में ही हम पावर दे देते हैं, पूछते हैं कि पावर बताओ, पावर कितनी है। ये वैसे तो एग्जाम में जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ हमने बी दे रखा है, टी रेज टू पावर बी। तो इसमें भी सेम थिंग है, दो क्वांटिटीज ऐड तब होंगे जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, और इक्वल टू एस है, एस मतलब मीटर, तो मीटर के जो डायमेंशन हैं वही यू टी के होंगे, और यू टी के जो डायमेंशन वही हाफ ए टी स्क्वायर के होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे तो बी के डायमेंशंस आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं जो भी रेज़ टू पावर होती है उसके डायमेंशन। जैसे आप फिजिक्स में बुक्स में देना एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है। अधिकतर बुक्स में एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी के हिसाब से दे रखा होता है। उसमें वो कई बार वो कहता है कि इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ, ए रेस 6 पाई नीटा रेस टू पावर ए, आर रेस टू पावर बी, वी रेस टू पावर सी है अगर, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। एक्चुअली जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। विस्कोसिटी जब आप फ्लूइड्स पढ़ोगे तो वहाँ यूज होता है। तो इसमें ये जो इक्वेशन डिराइव की गई थी ये डायमेंशन एनालिसिस से ही डिराइव की गई थी, इसलिए मैक्सिमम बुक्स में ये डायमेंशन एनालिसिस की ये प्रॉब्लम सभी बुक्स में आपको वो दे देंगे, ठीक है। और जो 6 पाई है ये प्रैक्टिकल से उन्होंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो उसमें भी वो जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई करने के लिए भी हम कई बार डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, कोई लंबी सी कोई प्रॉब्लम, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी की एक प्रॉब्लम होती है, वो इक्वेशन होती है फ्लूइड्स में, उसमें कई बार टर्म्स याद नहीं रहती बाई चांस आपको, लेकिन हाँ ये पता है कि वी था, टी था या टी स्क्वायर था, या ये था आर था या आर स्क्वायर था एक टर्म में, तो आप उस टाइम फॉर द टाइमिंग डायमेंशन एनालिसिस से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बाई चांस दो टर्म्स में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हो सकता है आपका आंसर ना आए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन उस प्रोसेस में एग्जाम में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम में निकाल लेंगे, आपको याद होनी चाहिए सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एक होता है 6th डायमेंशनलेस। कई बार क्वांटिटीज के डायमेंशंस नहीं होते, जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे रिनॉल्ड्स नंबर है, ये फ्लूइड्स में आप पढ़ोगे लैमिनर फ्लो में। कई बार आपने देखा होगा टंकी से जब पानी गिरता है तो बहुत स्मूथली गिर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम लैमिनर फ्लो होता है, ठीक है। तो लैमिनर फ्लो में जो रिनॉल्ड्स नंबर होता है उसके डायमेंशंस नहीं होते। और भी कई क्वांटिटीज होती हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जैसे आप इलास्टिसिटी में पढ़ोगे दो क्वांटिटीज होती हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल दोनों लेंथ है, तो डायमेंशन, तो स्ट्रेन के डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशन लेस होगा। ऐसी एक पॉइजन रेशियो होता है इलास्टिसिटी में। और भी कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते, तो वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर दे देगा, क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम आती है सेम डायमेंशंस, कि किस किस के डायमेंशन सेम है। जैसे आप वर्क डन पढ़ते हो, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। आप रोटेशन में भी पढ़ोगे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी हम वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, सिंपल एक मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें, तो वर्क डन और टॉर्क दोनों के डायमेंशन सेम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स इंटू डिस्टेंस है। एनर्जी, वर्क डन इज ऑल्सो, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी वर्क डन सबके डायमेंशन सेम हो जाते हैं।
फिर कई बार वो एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे कंफ्यूज कर देगा, प्रेशर अपॉन एनर्जी कर देगा, या प्रेशर को कहीं और एडजस्ट करेगा, मतलब वो एग्जाम में पर यूनिट वॉल्यूम या ऐसे करके वो आपको हो सकता है कंफ्यूज करने की ट्राई करे। तो आपको हमेशा ऑप्शंस जो है वो पूरा पढ़ना है। सिंपल प्रॉब्लम तो वो बहुत कम देगा कि वर्क और टॉर्क दे देगा, ये आजकल बहुत ही कॉमन है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कई बार सेंटीग्रेड होता है केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, या सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट में, तो ये इसका फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F - 32/9। फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है, 32 फ़ारेनहाइट, तो C/5 इक्वल टू 0/9, C इक्वल टू 0। तो जब फ़ारेनहाइट का वैल्यू 32 होता है तब टेम्परेचर C की टर्म से टेम्परेचर 0 होता है, ठीक है। अब बाई हम C को 0 कर देते हैं, तो F इक्वल टू 32, तो 32 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड 0 होता है। तो आप इस तरह से कोई भी टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड। हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का, बेस अकॉर्डिंग टू बेस यूनिट, हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, ठीक है। और केल्विन क्या होता है, केल्विन इक्वल टू C+273। तो ये हमारा मेन डायमेंशन एनालिसिस है। डायमेंशन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो वो फिर टफ प्रॉब्लम कैसे बनाएगा, आपको कई सारे कांस्टेंट दे देगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करने को बोलेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कई बार वो बोलेगा 3-4 क्वांटिटीज दे देगा, कहेगा इसमें से मैच द फॉलोइंग करो, किसके डायमेंशन मैच करते हैं, तो वो भी थोड़ी टफ प्रॉब्लम हो जाएगी। टफ प्रॉब्लम जैसे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, ओके। तो ऐसे पावर ऑफ इक्वेशन, मिसिंग कांस्टेंट, ये फिर भी कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक। और जो आपको जो कॉमन जो क्वांटिटीज होती है उनके जो डायमेंशंस है बाई चांस आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो कॉमन टर्म है एक है कि CSI को MKS में कन्वर्ट करो या CGS में कन्वर्ट करो, वो एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, ओके।